हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं। वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, तो बहुत कम समय में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और आप सभी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को बस लाइक कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और पूरा लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो प्रीएम्बल जो है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये मूव किया गया था बाय पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू जी ने इसको मूव किया था इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, जब संविधान हमारा बन रहा था उस समय की बात है ये। और इसको फिर जो है अडॉप्ट कर लिया गया था, अपने संविधान की जो सभा थी उसने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आपके सामने प्रीएम्बल है इस समय का, ठीक है। ये आप इसको एक बार ज़रूर से पढ़िए। प्रीएम्बल: वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, कौन से justice? Social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो मैंने ये आप सभी के लिए प्रीएम्बल जो है एक बार रीड कर दिया है। इस प्रीएम्बल का एक एक लाइन जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, जस्टिस, लिबर्टी का क्या मतलब होता है, इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, फर्टर्निटी का क्या मतलब होता है, 26 डे ऑफ नवंबर को ही क्यों इसको अडॉप्ट इनेक्ट किया गया था और किसी दिन क्यों नहीं किया गया था। इन सारे क्वेश्चन का सवाल जो है वो आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जस्टिस जो है वो कितने तरह के जस्टिस की बात की गई है प्रीएम्बल में। तो यहाँ पे आप देखोगे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टोटल 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी, कितने तरह की लिबर्टी की बात की गई है। तो लिबर्टी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, टोटल 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। इक्वालिटी, इक्वालिटी कितने तरह की बात की गई है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फिर उसके बाद फर्टर्निटी, फर्टर्निटी जो कि एश्योर करता है डिग्निटी इंडिविजुअल का, यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन का। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अच्छा, आप सभी के सामने ना ये है ओरिजिनल अपना प्रीएम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे आप कुछ फ़र्क देखोगे। क्या फ़र्क देखोगे? देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन। फिर उसके बाद देखो सोशलिस्ट लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ पे आप देखोगे कि सोशलिस्ट शब्द का मेंशन नहीं है। इसका मतलब ओरिजिनली जो अपना प्रीएम्बल बना था उसमें सोशलिस्ट शब्द नहीं किया गया था ऐड। उसके बाद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी पूरा है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फर्टर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात नहीं किया गया है, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे आप देखो क्या इंटीग्रिटी का बात किया गया है, तो इंटीग्रिटी का बात यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये सब 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमने यहाँ पे इसको अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ऐड नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें थी पता है आपको? एक तो था सोशलिस्ट, एक तो था सेक्युलर और तीसरा इंटीग्रिटी। टोटल 3 जो शब्द हैं वो ऐड नहीं किए गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। यहाँ पे आप देख पाओगे सोशलिस्ट, सेक्युलर इसमें नहीं है, और अभी वाले में देखोगे आप सोशलिस्ट भी है और सेक्युलर भी है। तीसरा इंटीग्रिटी भी देखोगे आप। तो ये कब ऐड किया गया था? तो ये जो है अपने संविधान में मतलब अमेंडमेंट लाया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है लेके आया हमारी सरकार ने 1976 में। कब? 1976 में। तब जो है इस 3 न्यू वर्ड को ऐड किया गया था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, इस 3 नए शब्द को। यहाँ पे आप देख पाओगे कि प्रीएम्बल में जो ये कलाकारी जिन कलाकार ने दिखाई है उनका सिग्नेचर है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। क्या नाम था इनका? इनका नाम क्या था?
विहोर राम मनोहर सिन्हा जी, ठीक है, विहोर राम मनोहर सिन्हा, जिनको कि राम भी कहते थे, ये आप देख पाओगे, इन्होंने ये सब कलाकृति यहाँ पे की गई है जो चारों तरफ आप इस प्रियम्बल के देख रहे हैं, ये आर्टिस्ट की, ठीक है। तो ये है अपना प्रियम्बल। अब डिटेल में बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। प्रियम्बल नोट भी आप करते जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल को अपने देश में क्या कहा जाता है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने अपना अपना व्याख्या दिया प्रियम्बल के बारे में। किसी ने कहा कि ये जो है अनलॉक करता है माइंड ऑफ द मेकर्स को, ठीक है, कि हमारे जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, किस तरीके का वो संविधान बनाना चाहते थे, ठीक है। ये और आप सभी को मैंने बता दिया कि ये जो बेस्ड है किस चीज़ पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है, ठीक है, प्रियम्बल। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जैसे कि क्या सोर्स ऑफ अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल वाले लेक्चर में बात किया था कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अब सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्यों बना संविधान, ठीक है, तो उस पर ये अथॉरिटी कहाँ से आई है, पावर कहाँ से आया कॉन्स्टिट्यूशन के पास कि वो सुप्रीम लॉ है, तो वो उस पर पावर किससे आया, हमसे आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो आप कि हम लोगों से संविधान है और संविधान से हम लोग हैं। हम ही लोगों ने संविधान को ये अथॉरिटी दे रखा है कि आप सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड हो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि जो सबसे पहले जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं क्या, दूसरा बात करते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडिया की जो स्टेट है उसका नेचर क्या है। यहाँ पे ये स्टेट की बात नहीं चल रही कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये स्टेट नहीं, स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट। हम स्टेट का डेफिनेशन भी आगे जब आप आर्टिकल्स को मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। स्टेट यहाँ पे हम सरकार की बात कर रहे हैं, तो हमारी सरकार का क्या नेचर क्या है, तो अपनी सरकार का जो नेचर है वो ये 5 है। कौन कौन सा, सोवरन, ठीक है, हम लोग क्या है, इंडियन जो स्टेट है वो क्या, सोवरन है। इंडियन जो स्टेट है वो क्या है, सोशलिस्ट है। इंडियन स्टेट क्या है, सेक्युलर है। इंडियन स्टेट क्या है, डेमोक्रेटिक है। इंडियन स्टेट क्या है, रिपब्लिक है। समझ में आया आपको, ये जो 5 चीज़ें, ये है अपना नेचर कि हमारा देश कैसा रहेगा। तो जो 2 शब्द बाद में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, सोशलिटी और दूसरा सेक्युलर, ठीक है। तो क्या पहले हमारा देश सोशल नहीं था, क्या अपना पहले देश सेक्युलर नहीं था, उस पर भी बात करूंगा मैं कि ऐसा नहीं है कि अपना देश पहले सेक्युलर नहीं था और जब 1976 में सेक्युलर शब्द को ऐड किया तो तब जाके अपना देश सेक्युलर बना, उससे पहले सेक्युलर था ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने देश का जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा सेक्युलर शब्द देश में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए या ना किया जाए, अपना देश फिर भी सेक्युलर ही था, ठीक है। अब तीसरा बात करते हैं हम डेट ऑफ एडॉप्टेशन की। किसकी, डेट ऑफ एडॉप्टेशन, किस दिन इसको एडॉप्ट किया गया, अभी हमने देखा किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स में कब आया, मतलब इसको लागू कब किया गया अपने देश में, तो वो लागू किया गया किस दिन, 26 जनवरी 1950 को। आपके मन में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, मतलब 26 नवंबर 1949 को जब हमारा बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको एडॉप्ट जो है मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया, लेकिन लागू किया, इसको इनेक्ट किया 26 जन 1950 को, ऐसा क्यों किया हमने। तो इसके पीछे यार रीज़न है, क्यों रीज़न है, 26 जनवरी को क्यों चुना गया, 26 नवंबर को क्यों नहीं चुना गया। 26 जनवरी को आपको पता है हम सभी क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे हम मनाते ही इसीलिए हैं क्योंकि उस दिन हमारा जो संविधान है वो देश में लागू हो गया था। अब इसका रीज़न ये था, वाई 26 जनवरी, क्योंकि पहली बार जो है 26 जनवरी 1930 को, 26 जन 1930 को जो है वो इंडिपेंडेंस डे जो है वो अपने देश में सेलिब्रेट किया गया था। आप कहोगे इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930 को ही क्यों सेलिब्रेट किया गया था, तो यार जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको इंसिडेंट सब बताऊंगा, कांग्रेस के सेशंस बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया था। लेकिन आपको अभी बता दूं कि तो इसके पीछे का डिटेल में हम जो है वो अपने मॉडर्न हिस्ट्री में समझेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि 1929 में जो
लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जहाँ पे कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की। ठीक है, तो ये जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है 26 जनवरी। इसी वजह से 26 जनवरी को सोचा गया कि इसको लागू किया जाए। समझ में आया आप सभी को? तब तक के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और बाकी चीज़ों को, फंक्शंस को अच्छे से हो पाए अपने देश में, उसकी प्लानिंग की गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेट ऑफ एडॉप्टेशन 26 नवंबर। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है अपने देश के संविधान का। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप कह लो कि पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस क्या है अपने देश के संविधान का? तो यार ये कुछ पर्पस क्या है? जस्टिस। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी, फिर फर्टेनिटी। ये क्या है? अपने ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो अभी हमने देखा ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम देखते जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव हो गया अपना। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या था? जल्दी से बताइए। वी द पीपल ऑफ इंडिया था सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, फिर सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर क्या था? ये पांचों। ये क्या था? नेचर था अपने इंडियन स्टेट का। ये आपको याद होता जाएगा साथ के साथ। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी क्या है? ऑब्जेक्टिव है। 26 डे ऑफ नवंबर क्या है? डेट ऑफ एडॉप्टेशन है। क्या है? डेट ऑफ एडॉप्टेशन। ठीक है, तो ये हमने एक आपको बता दिया पूरे प्रिएम्बल के बारे में कि इसका क्या क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। तो अब हम इन पांचों नेचर को डिटेल में समझते हैं जो अपने संविधान के हैं। पहला, सोवरन। क्या? सोवरन का क्या मतलब होता है? सोवरन का मतलब ये होता है कि हम जो है, अपना देश जो है वो सोवरन है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे बिना किसी देश के इंटरफेरेंस के। समझे आप? हम जो है मेक और अनमेक जो करेंगे डिसीज़न को, वो अपनी मर्जी से करेंगे विदाउट इंटरफेरेंस बाय एनी अदर कंट्री। समझ में आपको? तो इसको कहते हैं सोवरेनिटी। अपना देश सोवरन है। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि यार हम कहने को सोवरन है, लेकिन बहुत सारे अपने जो फैसले होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं दूसरों देशों के, मतलब उसके पॉलिटी से ना। जैसे कि बहुत बार हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारी मर्जी के नहीं होते हैं। फिर भी इसका रीज़न ये होता है कि हम ऐसी संस्थानों में जो ज्वाइन हुए हैं वो अपनी मर्जी से हुए हैं ना। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो उसमें हम जो मेंबर बने उसके अपनी फ्री विल की वजह से बने। हम चाहे तो इसकी मेंबरशिप हटा दें, इसमें से निकल जाएं और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई लॉ हम नहीं मानेंगे। समझ रहे हो आप? तो जो भी हम संस्थाओं में हम मेंबर हैं तो हमको उसका तो रूल मानना ही पड़ेगा ना। तो इसके अलावा भी हम बात करें, इंडिया क्या है? सोवरन नेशन है। ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक है अपना देश, हम सुनते हैं डेमोक्रेसी है अपने देश में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ना वो इंश्योर कर रखा है। क्या इंश्योर कर रखा है? कि क्रिएशन और जो एग्जिस्टेंस है किसकी? गवर्नमेंट की, वो रहेगी पब्लिक विल पे, विल ऑफ द पीपल। किस चीज़ के जरिए? थ्रू इलेक्शन। फर्क समझ रहे हो आप? मतलब अपने देश में सरकार जो है वो रहेगी नहीं रहेगी, कौन डिसाइड करेगा? लोग डिसाइड करेंगे। किस चीज़ से डिसाइड करेंगे? इलेक्शन से डिसाइड करेंगे। इससे पता क्या चलता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। समझ में आया आपको? तीसरा पॉइंट, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है? हम कहते हैं हम रिपब्लिक नेशन है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया अपना फुल नेम है अपने और ना डॉक्यूमेंट्स पे। रिपब्लिक का मतलब ये है कि अपने जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट कौन है अपने देश में? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ स्टेट जो है प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है। अब अपने देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट करके आती हैं ना, चुनाव होता है प्रेसिडेंट का, ना कि नॉट बाय हेरिडेटरी मोनार्क। ठीक है। मतलब हमारे देश में मोनार्की नहीं है ना, कि राजा वाला सिस्टम है कि किंग। जैसे कि आप सभी को पता है, ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेकर हम, ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? किंग या क्वीन रहते हैं। किंग और क्वीन ही वहाँ के समझो प्रेसिडेंट है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सबके लिए चुनाव होता है। लेकिन इंडिया के केस में
प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। आप कहोगे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, हम तो वोट डालते ही नहीं हैं। तो यार आपने जिनको वोट डाला है वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि MPs, MLAs ये चुनते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट का। तो आपको ये फ़र्क पता चल गया होगा कि अपना देश इसीलिए रिपब्लिक है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट केम फ्रॉम हेरिडेटरी मोनार्की सिस्टम, ठीक है। अब अगला 4th पॉइंट, क्या? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि हमारा देश सोशलिस्ट है, सोशलिज्म को प्रमोट करता है। बहुत लोग अच्छा भी कहते हैं, बहुत ख़राब भी कहते हैं सोशलिज्म को ना, कम्युनिज्म को, इन सब में फ़र्क होता है, ठीक है। तो अपना देश सोशलिस्ट है, ये जो है इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे इंडिकेट ये होता है कि हमारे देश के जो मेकर्स थे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, क्या किया? इनकॉर्पोरेट किया है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म। जो सोशलिज्म की फ़िलॉसफी है उसको अपने देश में इनकॉर्पोरेट किया है, जिससे कि उनका एम ये था कि हम एलिमिनेट कर पाएँ। एलिमिनेट कर पाए किस चीज़ को? इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी किस चीज़ में? इन इनकम में, इन स्टेटस में, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में, इन सब चीज़ों में जो इनइक्वालिटी है उसको सोशलिज्म के माध्यम से एलिमिनेट किया जा सके। अब सोशलिज्म का क्या माध्यम होता है कि गरीबों और जो अमीर हैं, गरीबों में भेदभाव ना करके उन सबको समान रूप से रोजगार देना, एजुकेशन देना। समझ में आ रहा है आपको? सरकार नए नए स्कीम्स लेके आती है ताकि जो इनइक्वालिटी है समाज में वो ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो ये सोशलिज्म के तरीके से आप कह सकते हो। जो भी आपको फ्री में 5 किलो का राशन मिलता है या सरकार कोई सा भी स्कीम लेके आती है तो वो इसी का पार्ट है। समझ में आया आप सभी को? ये जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस TS नुकुरा करके, जो 1983 में केस हुआ था उसमें, ठीक है। 5वां, सेक्युलर। अब हम बात करते हैं सेक्युलर शब्द का। सेक्युलर शब्द का क्या मतलब है? सेक्युलर शब्द का मतलब है कि जो अपना स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करेगी ऑल रिलीजन को, ठीक है, इक्वली, किसी में भेदभाव नहीं करेगी। डजंट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन। अपने देश का कोई ऑफिशियली रिलीजन नहीं है, ना अनऑफिशियली भी नहीं है। मतलब अपना देश क्या है? न्यूट्रल है। अपने देश का कोई रिलीजन नहीं है कि मतलब जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ जिसको हम कहते हैं, जैसे कि आपका कौन हो गया इस्लामिक कंट्री, बहुत सारे, सऊदी अरेबिया हो गया, UAE सब हो गया, क्या इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। आपके पाकिस्तान हो गया, ये सब उनका स्टेट रिलीजन क्या है? इस्लाम है। अब बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं जिनका स्टेट का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। अपने देश में कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, ना हिंदुज़म, ना मुस्लिम का इस्लाम, कोई सा भी स्टेट का रिलीजन नहीं है। अपना देश में जो आप लॉज पढ़ोगे उसमें ये लिखा गया है, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो सरकार सबको समान पूर्वक देखती है, ठीक है। अपने देश में ये फ़र्क है बस थोड़ा सा कि अपने देश में ब्रिटेन या इन सब की तरह सरकार बिल्कुल दूर नहीं रहती रिलीजन से, बल्कि सबको बराबरी नज़र से देखती है। समझ में आप सभी को? ये अपने संविधान में ऐसा लिखा गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि यार सेक्युलर शब्द जो है वो बाद में ऐड किया गया है ना। अभी हमने देखा कि सेक्युलर शब्द को बाद में ऐड किया गया, सोशलिस्ट शब्द को बाद में ऐड किया गया। क्या इंडिया जो है 1976 से पहले सेक्युलर नहीं था? क्या इंडिया सोशलिस्ट नहीं था? तो इसका जवाब है भाई था। क्या है? इंडिया जो था ये सेक्युलर भी था, सोशलिस्ट भी था 1976 में। क्योंकि जो सेक्युलरिज्म है ना वो भले ही अलग वर्ड में ना लिखा गया हो, लेकिन वो इम्प्लिसिट है अपने देश के संविधान में। बहुत सारे आर्टिकल्स में आप देखोगे, आर्टिकल 15, 16, 27 और बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे सेक्युलर जो है, सेक्युलर की जो भावना है सेक्युलरिज्म की वो इम्प्लिसिट है। सेक्युलर की क्या भावना थी कि स्टेट जो है वो हर एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा और किसी को स्टेट रिलीजन नहीं बनाएगा। तो जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेट किसी भी रिलीजन को जो है वो स्टेट रिलीजन नहीं बनाएगा और सबको समानता से देखेगा। समझ में आया आप सभी को? तो बस ये समझो एज अ फॉर्मेलिटी ऐड किया गया 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, ठीक है। ये अपना नेचर कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। जो हमने देखा था
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, उसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जस्टिस। ठीक है, जस्टिस क्या है? जस्टिस भी आप सभी को पता है, नाम से पता चला न्याय, लेकिन पहला क्या था? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है? सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जस्टिस फॉर ऑल इन सोशल स्फेयर, हर एक सोशल स्फेयर में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबके लिए जस्टिस हो। ठीक है, अब जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ गाइस, तो वो आपको हो सकता है राइटिंग में या फिर स्पेलिंग में लगे दिक्कत। ठीक है, तो वो आप झेल लीजिएगा। तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, सेक्स, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से रेस पे, इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होगा। और सोशल जो इम्बैलेंस है उसको हम हटाएंगे बाय लॉ, मतलब जो भी असमानता अभी भी है उसको कानून के माध्यम से हम हटाएंगे। यह है सोशल जस्टिस। दूसरा बी, पॉलिटिकल जस्टिस। अभी हमने देखा था ना, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, 3 था। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है ये भी किसी भी एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन इन पॉलिटिकल स्फेयर। समझ में आपको? इसका मतलब क्या है कि आप भी आदमी, मैं भी आदमी, लेकिन आप में और मेरे में सरकार को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैन एंड मैन कह लो या मैन एंड वुमेन, मतलब ये वो है कि किसी भी 2 आदमी या इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा पॉलिटिकल स्फेयर में, इन पॉलिटिकल स्फेयर। समझ में आया आपको? चुनाव लड़ना है आपको, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आदमी ही लड़ सकते हैं, औरतें नहीं लड़ सकते। ठीक है, क्या कंसेप्ट है अपने देश में? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब वही कि अगर जो भी कंडीशन है उसमें कि 25 साल एज होना चाहिए, आपका 28 साल एज होना चाहिए, जो भी उस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और कोई भी चुनाव में वोट डाल सकता है। फिर वही कंडीशन, जैसे कि 18 साल अगर आपका एज हो गया तो कोई भी चुनाव में वोट डाल सकता है। ये क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, एक केस आया था सामने, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 था। इसमें सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो था, इसमें क्या था कि 2 साल की जेल हो जाएगी लेजिस्लेचर को। ठीक है, 3 महीने तक का विंडो रहेगा अपील का। ठीक है, अगर किसी लेजिस्लेचर को 2 साल की जेल हो जाती है, 3 महीने का विंडो रहेगा अपील करने का हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ये था इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैंने बताया था, जो भी संविधान के मतलब अरेंजमेंट में नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। अब क्या सिस्टम है? नाउ क्या सिस्टम है कि जिस दिन जो है उसको सज़ा मिली, डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन सज़ा मिली, मान के चलो 2 साल की सज़ा जिस दिन मिली, उसी दिन जो है वो एमपी जो है वो एमएलए हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप सभी को याद होगा राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था ना, उनको जब सज़ा मिली थी। ठीक है, बाद में वो सज़ा को कम कर दिया गया तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ख़त्म की हो गई। ठीक है, वापस ले ली गई। तो ये आपको ध्यान रखना, जिस दिन से ऐसा होगा। तो ये हो गया आपका, क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस बना रहे। अब बात करते हैं हम तीसरा, क्या? सी, इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? टू मेक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मीनिंगफुल। ठीक है, हम जो बात करते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस के हिसाब से समाज में, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। मतलब चाहे तो वो एग्जांपल अगर हम ओल्ड एज पेंशन मिलता है ना, पेंशन लोगों को मिले जिससे कि उसका थोड़ा बहुत गुजारा चल सके। मनरेगा जो स्कीम है, मनरेगा जिसको हम कहते हैं, वो स्कीम हो गया। इन सब स्कीम्स के जरिए हम सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस ला सकें। हम जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर सकें। समझ में आया आप सभी को? ये हो गया आपका इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किन चीज़ों की? लिबर्टी हमने देखा। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। ठीक है, मतलब लिबर्टी का क्या मतलब है
कि आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी सोचें, कुछ भी एक्सप्रेस करें, आपका कोई सा भी बिलीफ हो सकता है, कोई सा भी फेथ हो सकता है, आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ये आपको लिबर्टी है मिला हुआ है। दूसरा, इक्वालिटी की बात किया जाए, अगर हम इक्वालिटी, अगर या आप सिंपल टर्म्स में कहो कि नो इनइक्वालिटी इज इक्वालिटी, मतलब किसी तरीके का असमानता नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, वो हो गया क्या, इक्वालिटी। फिर बात करें हम फर्टेनिटी की। फर्टेनिटी का क्या मतलब है? फर्टेनिटी का मतलब है आपके अंदर ये फीलिंग कि हम सभी जो है ना वो सेम सोयल, सेम देश के नागरिक हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सेम सोयल। ये जो आपके अंदर जो ये फीलिंग है, ये देश प्रेम का भावना है, ये फर्टेनिटी है। ठीक है, हम बिलोंग करते हैं सेम मदरलैंड से, हम ना एक ही देश के नागरिक हैं। ठीक है, ये जो फीलिंग है ये फर्टेनिटी है। ठीक है, अब आती है डिग्निटी की बात। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका मतलब क्या है डिग्निटी का? इसका मतलब ये है कि हम सभी, जो मैंने बताया आप सभी को, एक देश के नागरिक हैं। फर्टेनिटी के बारे में, फर्टेनिटी अचीव ही नहीं की जा सकती बिना डिग्निटी के। फर्टेनिटी कांट बी अचीव्ड, कांट अचीव्ड इफ डिग्निटी इज नॉट मेंटेन ऑफ ईच मेंबर। मतलब अगर आपका सम्मान ही नहीं है किसी समाज में, तो फिर आपका अंदर वो देश प्रेम, इन सब की भावना कहाँ से आएगी? ठीक है, अगर तो डिग्निटी ही मेंटेन्ड नहीं है तो फर्टेनिटी कहाँ से मेंटेन होगा? समझ में आया आप सभी को इसके बारे में? तो ये जो चीज़ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, डिग्निटी, ये जो चारों चीज़ है, ये सब हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उनका, वहाँ से ये सारी चीज़ें हमने लिया है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब क्वेश्चन आता है, ये हमने प्रियम्बल को पूरा आपको समझा दिया। अब मेन क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है? क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अपने देश में इस पर बहुत बहस चला। ठीक है, कि प्रियम्बल सच में संविधान का पार्ट है भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो बेरुबारी यूनियन केस जो हुआ था, अब इन केस के डिटेल में हम आगे जानेंगे, लेकिन आप इतना जान लो, बेरुबारी यूनियन केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि प्रियम्बल जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। समझे आप? मतलब अगर तो प्रियम्बल का कोई चीज़ अगर सरकार उल्लंघन करती है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि भाई सरकार ने इसका उल्लंघन किया है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया, वो इन्फोर्सेबल है। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल में नहीं जा सकते। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस समय क्या कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन इन केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, उसमें जो है क्या कहा गया कि यस, प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, फिर क्या कहा गया? प्रियम्बल पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। LIC केस भी हुआ था जिसमें बहुत सारे फिर केसेस में कहा गया कि प्रियम्बल पार्ट है संविधान का। क्यों पार्ट है? फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न दिया, बिकॉज क्योंकि इसको भी डिस्कस किया गया था अपनी संविधान सभा में और इस पर भी वोटिंग हुई थी। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब अपने देश में जो भी आर्टिकल आप देखते हो उन सभी को डिटेल में डिस्कशन हुआ था अपने देश के संविधान सभा में, उस पर वोटिंग हुआ था, तब जाके वो पार्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो सेम प्रोसेस को प्रियम्बल ने भी फॉलो किया है, तो इसी वजह से प्रियम्बल भी अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये इसका रीज़न था प्रियम्बल का। और ये जो था वो लास्ट आइटम था जो कि अपने देश की संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, लास्ट आइटम टू बी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से इसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी अमेंडेड। इसीलिए 1976 में हमने देखा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको अमेंड भी किया गया और 3 नए वर्ड्स को ऐड किया गया। तो कौन कौन से? सोवरन, सोशलिस्ट, उसके सेक्युलर, कौन कौन से 2 शब्द थे? सेक्युलर और सोशलिस्ट। तीसरा कौन सा था? लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, जो हमने देखा था। 3 नए
शब्दों को ऐड किया गया था अपने देश में। सोशलिस्ट, सेक्युलर और कौन सा, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और कौन सा, तीसरा इंटीग्रिटी। ये बार बार आपको याद रखना है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को ऐड किया गया था अपने देश में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बिल्कुल प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। समझ में आप सभी को। तो गाइज ये अपना प्रीएम्बल खत्म होता है, उससे पहले क्विक पॉइंट्स कुछ बता देता हूँ प्रीएम्बल के बारे में, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन जो थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी जो बिगिन होती है प्रीएम्बल के साथ, बिगिन विद प्रीएम्बल, मतलब यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका प्रीएम्बल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसों में डिफाइन किया हुआ है, मेनली केशवानंद भारती केसेस में ही। ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप, इसमें कुछ चेंज आप करोगे लेकिन वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम करता रहता है अपने नए नए जजमेंट्स में। तो आपको ये याद रखना है प्रीएम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, हमने देखा कि प्रीएम्बल को इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन इसको आप एडिशनली ऐड करते हो एज अ लीगल इंटरप्रिटेशन। अगर आपको कोई चीज़ संविधान के किसी आर्टिकल को समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रीएम्बल को पढ़ के, क्योंकि मैंने बताया था इट अनलॉक्स द माइंड ऑफ मेकर्स, तो प्रीएम्बल को पढ़ के आप ये पता लगाते हो कि अच्छा उस समय मेकर्स ने ये सोच के ये चीज़ बनाया होगा। समझ में आया आप सभी को। और चौथा मैंने आपको बता दिया प्रीएम्बल जो है नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इन्फोर्सेबल नहीं है इन कोर्ट ऑफ लॉ बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से। ठीक है, रेफरेंस के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था अपना पूरा टॉपिक, हमने प्रीएम्बल पे कंप्लीट कर लिया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा पॉलिटी का, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि हम अभी इस समय इकोनॉमी भी साथ में कर रहे हैं, तो पॉलिटी का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम क्या करेंगे, प्रीएम्बल्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको भी शुरू में देखेंगे। तो आज आपका काम ये है कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए। साथ में अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो उससे भी रीड कर लीजिए और खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे खुद से। समझ में आया आप सभी को। उसके अलावा तो हम अगले वाले क्लास में इसके क्वेश्चंस को देखेंगे ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए यार। ठीक है, कुछ भी डाउट हो पूछिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।